तो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली एग्जाम में बहुत ही बेनिफिटेड होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। तो किसके लिए काउंटिंग 21 के अकॉर्डिंग समेकित जो लेखा विवरण है किसके लिए जरूरी होता है? क्या ये वैकल्पिक होता है, ऑप्शनल होता है कि आप चाहें तो इसको तैयार कर सकते हैं या नहीं, या मैंडेटरी होता है, या मैंडेटरी होता है फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, या मैंडेटरी होता है लिस्टेड कंपनी के लिए? और लास्ट ऑप्शन मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनी, सभी कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हम आपको पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो गाइज आप देखिए इसमें आपके टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं और ये किसने जारी किए हैं? आईसीएआई ने ये जारी किए हैं। ठीक है, तो मैं हाईलाइट करके इनको दिखा देता हूँ आपको। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई, आईसीएआई ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं। और इसमें देखिए फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू क्या कहता है? ये बताता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन कैसे होना है, स्टॉक का वैल्यूएशन, ये बताया गया है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री ये बताता है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स रोकड़ प्रवाह कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन था देखिए ये रहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्या कहता है? ये बोलता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमारा क्वेश्चन था कि 21 जो बताता है किसके लिए मैंडेटरी है या कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें पूरी टेबल को और लर्न कर लें क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न भी कर लें और नोट भी कर लें। अब हम चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है? तो अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। काउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार जो समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है क्या वो ऑप्शनल होता है, या मैंडेटरी होता है प्राइवेट कंपनी के लिए, या मैंडेटरी होता है लिस्टेड कंपनी के लिए, या मैंडेटरी होता है ऑल कंपनी के लिए? देखिए ये ऑल कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता, पहली बात ये याद रखना। ना ही ये ऑप्शनल होता है कि बनाओ या ना बनाओ, बनाना तो पड़ता है लेकिन किसे बनाना पड़ता है? ये मैंडेटरी प्राइवेट कंपनी के लिए भी जरूरी नहीं होता। अब बचता क्या है? हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पर मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के लिए बनाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज मेंट फॉर लेखांकन, लेखांकन का मानक 6, लेखांकन मानक 6 मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बनाया गया है। तो किसके लिए बनाया गया है? देखिए ये भी आंसर आपकी टेबल से ही निकल कर आ रहा है। तो ये टेबल बहुत ही ज्यादा, फिर बता रहा हूँ, ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपनी इस टेबल को जरूर कर लें। तो जो आपका अकाउंटिंग 6 है ये क्या बताता है? ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बताता है कि डेप्रिसिएशन किस तरह से आपको लगाना है, या ये बताता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, या अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की अकाउंटिंग कैसे होगी, या ये बताता है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ये ट्रीटमेंट बताता है? नहीं, ये जो आपका बताता है ये बताता है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा। देखिए सी थोड़ा ऊपर पहुंच गया है, नो प्रॉब्लम, ये सी ऑप्शन सही होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो ये जो AS6 है, ये AS6 बताता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग किस तरह से होगी। तो इसका सही आंसर क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is true regarding the prudence principle accounting?
अब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल होता है प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या बताता है? देखिए प्रूडेंस को अगर हम देखें, इसको इसका हिंदी में नाम होता है दूरदर्शी का सिद्धांत। तो ये किससे संबंधित है? तो इसके बारे में क्या सत्य है? ये पहला देखिए ऑप्शन क्या है? कहता है भावी हानियों को ध्यान में लेना चाहिए। मतलब टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेस, जो फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। या ये कहता है आपका टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का ध्यान रखना चाहिए। या सी ये बताता है टेकिंग केयर ऑफ बैड डेब्ट को ध्यान रखना चाहिए। या ये बताता है टेकिंग केयर ऑफ इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री को बताता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस। तो जो आपका प्रूडेंस का ही दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस का दूसरा नाम क्या है? कंजर्वेटिज्म। और ये बताता क्या है? ये बताता है कि फ्यूचर में होने वाली हानि या लॉसेस के लिए आपको पहले से ही प्रोविजन कर लेना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए, जो फ्यूचर में लॉस होगा, उस लॉस के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, हानि के लिए आपको प्रोविजन करना है, बट कभी भी आपको प्रॉफिट के लिए प्रोविजन नहीं करना है। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको वो स्टेटमेंट बताना है जो सही नहीं है। चलिए पहले पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, बुक कीपिंग इज द मेथड बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स। मतलब पुस्तक पालन लेखा पुस्तक में अभिलेखन करने की विधि है। बिल्कुल सही है। पुस्तक पालन जो होता है आपका बुक कीपिंग, वो क्या करती है? रिकॉर्डिंग करती है अकाउंट को। ये भी सही है। सेकंड लास्ट मतलब सी देखते हैं, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इज अ सर्टेन सेट ऑफ बुक्स। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में लिखे जाते हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी कह रहा है बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बुक कीपिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। ये भी सही कहा गया है। और फर्स्ट कह रहा है कि जॉब द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल, मीन्स विश्लेषणात्मक प्रकृति की होती है। नहीं, ये विश्लेषणात्मक प्रकृति की नहीं होती, क्योंकि अगर हम बताएं तो बुक कीपिंग की जो शुरुआत होती है वो आइडेंटिफिकेशन से होती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद इसमें होता है आपका मेजरिंग, और मेजरिंग के बाद होता है इसमें आपका रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के बाद इसमें होता है आपका रिकॉर्डिंग के बाद हो जाता है आपका, बस यहाँ रिकॉर्डिंग तक ही क्या हो जाती है? ये पूरी हो जाती है बुक कीपिंग। उसके बाद क्या चल जाता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो खैर शुरू से ही चलता है, लेकिन आगे अकाउंटिंग का काम ही हो जाता है। तो ये एनालिटिकल काम इसका नहीं होता। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत निम्नलिखित में से कौन सा AS3 मीन्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, क्या तैयार किया जाता है? तो किसके बारे में बताता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3? तो ये भी आपके देखिए टेबल पर ही डिपेंड है। मैं कह रहा हूँ आज आप असाइनमेंट माने इसको कि आपको असाइनमेंट मिला हुआ है कि ये टेबल आपको लर्न करनी है। तो इस टेबल से ही देखिए आपका क्या बैलेंस शीट के बारे में बताता है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के या फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है, या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है आपका डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट मेथड में 3 आपकी एक्टिविटी होती हैं, जिन एक्टिविटी से देखा जाता है कि कैश कितना बिज़नेस में आया और कितना कैश गया। इट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश और इनफ्लो ऑफ कैश। तो ये दिखाता है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, बिज़नेस से कितना पैसा बाहर गया और कितना आया। कौन-कौन सी एक्टिविटी होती है इसमें? एक तो होती है इसमें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप इसको नोट कर लें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है।
दूसरी इसमें एक्टिविटी होती है आपकी ऑपरेटिंग के बाद आती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और इन्वेस्टिंग के बाद इसमें आती है आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटी होती हैं आपकी। इन एक्टिविटी से ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितना आउटफ्लो हुआ कैश का और कितना इनफ्लो हुआ है। तो ये भी आई होप आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुष्ट पालन व्यापारिक क्या बताता है? पुष्ट पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखांकन करने की कला है। यह परिभाषा किसने दी? तो ऑप्शन ए है इसका। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2011 में भी आया हुआ है। 2011 में टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी टीजीटी में? यूपी टीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और भी काफी एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये किसने कहा? इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखिए डिस्कस करने का क्या है, बस हम उसका नाम देखेंगे कि किसने ये कहा है कथन। तो ये कहा है आपके स्पाइसर एंड पैगलर ने। तो आपको नाम याद रखना है, स्पाइसर एंड पैगलर। स्पाइसर और पैगलर ने क्या कहा है? पुस्तपालन व्यापारिक तथा व्यवहारिक मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। Bookkeeping is the art of recording for business and other transaction in the monetary terms। तो ये किसने दी है? आपकी स्पाइसर तथा पैगलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तक की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिक तथा अव्यक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? मीन्स डबल एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच अकाउंटिंग इज डन थ्रू पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? फर्स्ट आपका विलियम पिकल्स ने, एमजे किलर द्वारा दी गई है, आर एन कार्टर द्वारा दी गई है, या ये दी हुई है आपके उपयुक्त के द्वारा नहीं, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा आपका सी, आर एन कार्टर द्वारा। तो ये आर एन कार्टर के द्वारा परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुष्ट पालन। पुष्ट पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जहाँ पर लेखाक्रम का कार्य समाप्त होता है वहां से कार्य प्रारंभ होता है। तो किसका कार्य प्रारंभ होता है? भाई पहले देखिए बात करें अगर बुक कीपिंग की, यहाँ से बुक कीपिंग चलती है। बुक कीपिंग यहाँ शुरू हो गई, खत्म हो गई, तो यहाँ से शुरू हो जाएगी क्या? आपकी अकाउंटिंग। और जहां पर आपकी अकाउंटिंग फिनिश हो जाती है तो यहाँ से किसका कार्य चल जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कार्य शुरू हो जाता है वहां से अंकेक्षण का। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, आप इसको अच्छे से नोट कर ले। नेक्स्ट देखते हैं। पूंजी खाता मीन्स कैपिटल अकाउंट होता है। तो ये व्यक्तिगत अकाउंट होता है, व्यक्तिक मतलब रियल अकाउंट होता है, वास्तविक नॉमिनल अकाउंट होता है, या ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो अकाउंट्स तो आपको पता ही होंगे। अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? अकाउंट्स आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट अकाउंट, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल की बात करें तो यहाँ पर तीन होते हैं। एक नेचुरल पर्सनल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, इसको अव्यक्तिगत खाता। और यदि अव्यक्तिगत खाते की बात करें तो यहाँ पर दो अकाउंट्स होते हैं। एक होता है आपका रियल और एक होता है नॉमिनल। इसमें दो अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है संपत्ति अकाउंट और दूसरा तो होता है आपका नामात्र खाता। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि रियल है नॉमिनल है, मतलब रियल पर्सनल, रियल या नॉमिनल, कौन सा अकाउंट होता है आपका पूंजी अकाउंट? तो ये हमेशा याद रखना, ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल क्यों होता है? क्योंकि ये पूंजी वह है, ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अकाउंट्स होता है किसका होता है? बिजनेस के ओनर का अकाउंट्स होता है। तो ये भी, और साथ में एक, हाँ एक अकाउंट और बता दो बहुत ज्यादा काम आता है, वो होता है ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट भी क्या होता है? ये भी पर्सनल होता है, इसको आपको याद रखना। ये भी पर्सनल और कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है बड़े ध्यान से। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या कहा है इसमें।
कह रहा है दे एडमिटेड, पहले दे एडमिटेड किसको कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या था, यहाँ से एक्स तथा वाई साझेदार हैं। यहाँ से देख लेते हैं, एक्स तथा वाई साझेदार हैं, मीन्स एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, तथा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं लोग, 4:3 में, मीन्स 7 टुकड़े करेंगे प्रॉफिट के, एक टुकड़ा तो ले लेगा, आपके 4 टुकड़े हो जाएंगे एक्स के और 3 हो जाएंगे वाई के, तो के अनुपात में बांट लेते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जेड को शामिल करते हैं 1/3 हिस्से के लिए साझेदारी में शामिल करते हैं। जेड अपना हिस्सा एक्स तथा वाई से बराबर लेगा। तो बताइए, तो पूछ रहे हैं कि भविष्य में लाभ हानि में वाई का हिस्सा होगा, तो बताइए वाई का हिस्सा कितना होगा। तो वाई का हिस्सा पूछ रहे, बुला रहे किसको, ये जेड को पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं हम। देखिए पहले लिखेंगे हम पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन है यहाँ पर, एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है, और जेड जो पार्टनर है ये अभी आ रहा है, जेड को ये शामिल कर रहे हैं। तो इसको यहाँ से, इसको याद रखना, ये क्या है आपका पार्टनर है, ठीक है, ये पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इनका लिखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, किस उसमें बांटते हैं, देखिए इन दोनों का रेशो है 4:3, तो ये इनका रेशो है 4:3, इसमें अपने प्रॉफिट को बांट लेते हैं। अब ये जेड को बुला रहे हैं, तो जेड कितने हिस्से के लिए आ रहा है, जेड आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। लेकिन जेड कहता है कि मैं अपने इस शेयर को दोनों से लूंगा, एक्स से भी लूंगा, वाई से भी लूंगा, और इक्वल लूंगा। इक्वल मतलब 1/3 के 2 पार्ट कर दीजिए आप। तो 1/3 के 2 पार्ट्स क्या होंगे, 1/6 और 1/6। अब किसी पे नहीं आते, यदि 1/3 के 2 पार्ट करने मतलब 2 से डिवाइड करना, तो फ्रैक्शन यहाँ उसको सीखनी जरूरी है कि फ्रैक्शन क्या किस तरह से आधा होता है। तो ये तो उसको लेना है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को किससे लेगा, वो एक्स से लेगा, और इस पार्ट को किससे लेगा, वो वाई से लेगा, कौन, जेड। तो जेड इस तरह से लेगा। अब आप बताइए, देखिए इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 4/7 और 3/7, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। तो अब देखेंगे हम इसका, देखिए एक्स का क्या शेयर था, अब हम देखेंगे एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए पहले कितना मिलता था, पहले मिलता था एक्स को 1/7, तो पहले 1/7 मिलता था। अब इसमें से कम कितना हो गया, अब इसमें से कम हो गया 1/6। क्यों कम हो गया, क्योंकि इसने दे दिया जेड को। इसी तरह से हम देखेंगे दूसरे वाई का, वाई को पहले कितना मिलता था, वाई को पहले मिलता था 3/7। इसने, वाई ने जेड को कितना दिया, इसने भी उतना ही दिया, तो इसके यहाँ से भी माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस करेंगे 1/6। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए 4 और 6, 7 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा इनका, एक ऐसा नंबर जो 7 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं 6 टाइम, 7 6 42, 6 आया, 6 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 6 चौक 24, 24 हो गया, माइनस। अब इस वाले 6 से डिवाइड करेंगे इस 24 को, तो 6 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 7 की यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, सॉरी 6 सत्ते 7 1 जा 7 आ गया, 7 1 जा 7 आ गया। अब 27 में से यदि आप 7 कम करोगे तो कितने बचेंगे, 17। तो इसके पास बचा 17 और यहाँ बचा 42। ठीक है, तो इसका तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आ रहा है वो तो है 17। दूसरे का देखते हैं, दूसरा कौन है, ये है हमारा वाई। तो वाई का भी इसी तरह से सोल्व करेंगे, 42 लेंगे एलसीएम, और 7 से डिवाइड करेंगे इस 42 को, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6, और 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 माइनस। अब 6 से 42 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, 7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम, ओ सॉरी 6 7 42, 7 एकम 7 आ गया, ठीक है। तो 18 में से 7 गए, कितने बचे, ये बचे आपके 11 42। और अगर बात करें तीसरा किसका हिस्सा था, 1/3, ये किसका था, 1/3, जी हाँ ये था आपका जेड का। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, वाई का हिस्सा क्या होगा, तो आपको एक्स वाई, वाई का हिस्सा देख लेंगे आप, क्या आ रहा है, वाई का आ रहा है 11/42, मीन्स 11/42। तो 11/42, देखिए यदि आपको किसी को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है या सोल्व नहीं होता, क्वेश्चन तो यही था बस यहाँ तक का। बाकी आगे तो कैलकुलेशन है जो आप 5th और 6th में पढ़कर आए हैं। यदि आप पर वो नहीं आती तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको एक स्पेशल क्लास प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से आपके रेशो
निकलते हैं और किस तरह से फ्रैक्शन को सोल्व किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए हो गया इसका सही ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई किसी वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है? बात को आप समझिए पहले, आंसर आपको बाद में देना है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है ये क्या कह रहा है। देखिए, अगर किसी पार्टनरशिप में ए और बी 2 पार्टनर हैं। ये अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल चला रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यदि ये अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए सी को शामिल करते हैं, तो सी को आने से पहले ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भई रुक जाओ, अभी बाहर ही रहो, हम देख लेते हैं हमारी एसेट और लायबिलिटी बढ़ी है या घटी है। अगर हमारी एसेट बढ़ गई, हमारी मशीन, हमारा फर्नीचर बढ़ गया, तो ये प्रॉफ़िट हुआ ना? तो इस प्रॉफ़िट को वो बाँट लेंगे आपस में ही, सी को बुलाने से पहले। और यदि लॉस हुआ है तो उसको भी बाँट लेंगे सी को बुलाने से पहले। तो अभी सी को बाहर ही रोका हुआ है। अब हुआ क्या है यहाँ पर? देखिए, बिल्डिंग थी एक बिल्डिंग थी, सी आ रहा था पार्टनरशिप में, तो बिल्डिंग बढ़ गई। मान लेते हैं बिल्डिंग पहले 1 लाख रुपए की थी, बैलेंस शीट में लिखी हुई थी 1 लाख रुपए, लेकिन सी के एडमिशन के टाइम पता चलता है ये तो भई 1,10,000 की हो गई। इट मीन्स कितना ज़्यादा हो गया? ये 10,000 रुपए ज़्यादा बढ़ गया, तो ये प्रॉफ़िट हो गया। तो कह रहे हैं इस प्रॉफ़िट को क्रेडिट कहाँ करते हैं? क्वेश्चन ये है कि यदि पार्टनर्स आता है नया और उसके आने पर प्रॉफ़िट हो रहा है, वो भी प्रॉफ़िट कौन-सा? रीवैल्यूएशन पर हो रहा है। अगर हम अपनी एसेट को रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन मतलब पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं, तो देखिए नाम से ही आपको पता चल जाएगा, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सही ऑप्शन क्या होने वाला है। देखिए, पहला बिल्डिंग अकाउंट में करेंगे, दूसरा प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे क्रेडिट, या रीवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे, या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो देखिए, यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब आपने दोबारा से रीवैल्यूएशन किया है अपनी एसेट्स का और उसमें पता चला है एसेट तो आपकी 10,000 से बढ़ गई, तो इसको आप क्रेडिट करेंगे। इसमें क्रेडिट करेंगे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में। याद रखना, जब भी कोई पार्टनर आता है, तो उस पार्टनर के आने पर हम एक अकाउंट तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे तैयार होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? देखिए, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये 4 कॉलम हो जाते हैं इसके। एक साइड होती है इसकी डेबिट और दूसरी साइड होती है इसकी क्रेडिट। अगर कोई पार्टनर आ रहा है और उस पार्टनर के आने पर कोई भी आपकी एसेट बढ़ रही है, तो वो आपके लिए प्रॉफिट है। उसको आप यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे यहाँ बढ़ी बिल्डिंग तो बाय बिल्डिंग, यहाँ पर लिख देंगे बाय बिल्डिंग 10,000 रुपए। कितने की बढ़ी वो दिखाना है, कितने की हो गई ये नहीं। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट पहले 1 लाख की थी और अब कितने की होगी? 1,10,000 की। तो इसका मतलब 10,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कम हो जाती तो आप इधर लिखते टू बिल्डिंग। इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी एसेट कम होती है तो नुकसान है, इधर लिखेंगे डेबिट में। अगर आपकी एसेट बढ़ती है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिखेंगे। अब आ जाइए लायबिलिटी पर। लायबिलिटी मतलब जो तगादा है। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, तगादा होता है, तो ये तो आपके लिए लॉस है, तो आप इधर लिखेंगे। अगर आपकी लायबिलिटी कम होती है तो ये तो प्रॉफिट है, तो इसको आप क्रेडिट में लिखेंगे। मतलब प्रॉफिट क्रेडिट और लॉस आपका डेबिट। और फाइनली क्या होगा? जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा यहाँ पर, तो वो पार्टनर्स में बँट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन क्या था हमारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर पार्टनर्स के आने के समय हमारी कोई भी एसेट प्रॉफिट होता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहे हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। क्या कहा गया है? पार्टनर्स बाय एस्टॉपल गत्यारोध साझेदार होता है। तो कह रहे हैं ये होता है पार्टनर विद अ लिमिटेड पावर। ऐसा पार्टनर जिसकी लिमिटेड पावर होती है, या नॉमिनल पार्टनर होता है, या स्लीपिंग पार्टनर होता है, या पार्टनर अंदर स्पेशल सिचुएशन होता है। तो आपको इसके पार्टनर्स के टाइप याद करने हैं कि पार्टनर्स के टाइप कौन-कौन से होते हैं। अगर मैं पार्टनर्स के टाइप की बात करूँ यहाँ, तो पार्टनर्स के टाइप लिख लीजिए। पहला होता है आपका एक्टिव पार्टनर। पहला पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर होता है। ये कौन होता है? ये कैपिटल भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेता है, मतलब बिज़नेस को कंट्रोल भी करता है, और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब अगर बिज़नेस में लॉस हो जाता है, तो ये अपने घर से पैसा लेकर आएगा, अपने घर की पर्सनल एसेट को भी बेचेगा और लॉस को पूरा कराएगा। एक होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर बिज़नेस में पैसा तो लगाता है, बिज़नेस में
मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट जैसे ही प्रॉफ़िट होता है उसकी आँखें खुल जाती हैं स्लीपिंग की और वो प्रॉफ़िट ज़रूर लेता है। ये तो मज़ाक की बात थी कि आँखें खुल जाती है, सही बात तो ये है कि जो भी प्रॉफ़िट होगा उसमें भी वो हिस्सा लेता है। एक होता है आपका डोरमेंट पार्टनर, डोरमेंट भी स्लीपिंग पार्टनर को ही कहते हैं। इसके बाद आता है आपका आपका एक होता है आपका नॉमिनल पार्टनर। अब ये नॉमिनल पार्टनर जो होता है, ये नॉमिनल पार्टनर 2 तरह के होते हैं। एक होता है नॉमिनल बाय इस्टॉपल और एक होता है नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट। तो इसमें होल्डिंग आउट तो है नहीं, नॉमिनल बाय कौन-सा है इसमें इस्टॉपल। अब ये नॉमिनल इस्टॉपल कौन-सा होता है? देखिए ये पार्टनर ऐसा और हाँ, एक पार्टनर होता है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर आपका ऐसा होता है जिसका पता नहीं होता कि ये पार्टनर है, पब्लिक को नहीं दिखाता है, लेकिन रियल में ये प्रॉफिट भी लेता है, पैसा भी लगाता है। तो आपको याद रखना है, दोबारा बता देता हूँ मैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर और आपका एक था आपका सीक्रेट पार्टनर और एक था आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर में 2 पार्टनर होते हैं, एक आपका नॉमिनल बाय इस्टॉपल और नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट। नॉमिनल बाय इस्टॉपल की यहाँ बात की गई है, ये कौन होता है? ये वह होता है बिज़नेस में पैसा तो लगाता है, लेकिन इसकी लायबिलिटी भी क्या होती हैं? अनलिमिटेड इसकी लायबिलिटी होती हैं। तो यहाँ पर इसका तो इसका जो ऑप्शन देखें तो इसका होता है पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन। अब ये स्पेशल सिचुएशन का कैसे होता है ये सुनिए। देखिए ये जो है किसी से नहीं बताता कि मैं पार्टनर हूँ, लेकिन अगर इसको कोई कहता है कि आप पार्टनर हो तो ये मना भी नहीं करता है। ठीक है, इसके नाम से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई फर्म को लोन दे रहा है तो ये इसको मना नहीं करता है। इसलिए क्या है, ये अंडर स्पेशल सिचुएशन वाला ये पार्टनर होता है। तो पार्टनर्स के आप आई होप याद कर लेंगे, टॉपिक टाइप भी याद रखने हैं आपको। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? डी होगा कि ये पार्टनर होता है अंडर स्पेशल सिचुएशन का। नॉमिनल का तो ये पार्ट है, नॉमिनल का इसमें इसलिए नहीं कहा। और पार्टनर विद लिमिटेड पावर, इसकी लिमिटेड पावर भी नहीं होती, अनलिमिटेड ही पावर होंगी इसकी। और स्लीपिंग पार्टनर भी नहीं है, वो भी एक अलग होता है। तो ये क्या होगा आपका? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट at the rate per annum is to be charged to the partner for advance या loan given assuming the partnership deeds stay silent on the matters। दिए गए अग्रिम ऋण के लिए एक भागीदार से की वार्षिक ब्याज से ब्याज लेने की अनुमति दी जाती है, यह मानते हुए कि साझेदारी विलेख इस मामले में चुप रहता है। देखिए साझेदारी सल्लेख या विलेख को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं इंग्लिश में। पहली बात, ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये पार्टनरशिप डीड बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बँटना है, लॉस कैसे बँटना है। कोई पार्टनर अगर एडवांस देता है फर्म को, मतलब उधार देता है, तो उसको ब्याज देना है या नहीं देना है। अगर किसी पार्टनर को फर्म देती है लोन, उधार, तो फर्म उससे प्रॉफिट लेगी, इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी, ये सारी बातें पार्टनर्स डीड में लिखी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं, बच्चे इसको याद करके बैठते हैं कि 6 को, अगर ये 6 क्या होता है सुन लीजिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन कभी-कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं दोनों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक पार्टनर था ए, एक पार्टनर था बी, एक पार्टनर था सी और इधर खड़ी हुई है आपकी फर्म। अब क्या होता है, पार्टनर ए ने फर्म को लोन दे दिया, कैपिटल नहीं, कैपिटल तो बिज़नेस में लगाई, 1 लाख रुपए लोन और दे दिया। अब ये नहीं लिखा कि ये जो लोन है, इस पर फर्म इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी? फर्म इस पर ब्याज देगी या नहीं देगी ए को? और देगी तो कितना देगी, ये नहीं लिखा हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा और वो भी कितना देना पड़ेगा? 6% पर एनम देना पड़ेगा। 6% पर एनम, ये याद रखना। ये कौन सा लोन है? जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या है, फर्म ने लोन दे रखा है पार्टनर को। मान लेते हैं फर्म ने 50,000 का लोन दिया हुआ है, किसको? सी को। और यहाँ पर कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ कि इससे इंटरेस्ट लेना है या नहीं लेना। अब ऐसी सिचुएशन में कितने परसेंट इंटरेस्ट ले सकती है फर्म? तो ऐसी सिचुएशन में फर्म जो इंटरेस्ट लेगी वो 0% लेगी। कहने का मीन्स ये है कि फर्म
पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लेगी, कहेगी चल कोई बात नहीं, तुझे लोन ऐसे ही दिया, जरूरत थी तो तू ले जा। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। 6% पर एनम, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। 6% पर एनम जो होता है वो फर्म इंटरेस्ट देती है पार्टनर को, और एक होता है अगर पार्टनर को ही लोन दिया हुआ है तो फर्म उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। लेकिन अगर एग्रीमेंट होता है इस पर कि हाँ भाई इसको इससे लोन क्या करना है, जो सी को लोन दिया है फर्म ने उस पर इंटरेस्ट लेना है तो लेना है, तो लेना है। ये तो तब का क्वेश्चन था अगर पार्टनरशिप है ही नहीं, मतलब एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है कि इंटरेस्ट लेना है या नहीं लेना। तो याद रखना 6% पार्टनर्स के लोन पर पार्टनर्स को मिलता है और फर्म कुछ नहीं लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है आपको मैं दिखा दूं कहाँ पूछा गया। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2001 में भी पूछा गया है और भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आपको ये बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए। देखिए कहता ए बी कंपनी लिमिटेड, कौन है, ए बी कंपनी लिमिटेड है, उसने फॉरफिटेड कर लिए 800 रुपीज के 100 रुपीज वाले ₹10 each fully paid up, जिन पे 10 रुपए फुल्ली पेड अप थे। आउट ऑफ द forfeited शेयर 50 शेयर वर बी इशूड ₹4.5 एज फुल्ली पेड अप, द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो ऐसे टाइम पर कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा। मतलब ए बी एक कंपनी है, उसने क्या किया है दोबारा सुन लीजिए। 100 रुपए वाला शेयर था और उन पर कह रहे हैं कि रुपए कितने फोरफिटेड किए हैं, फोरफिटेड ₹800। अब फोरफिटेड क्या है भाई, आपका मान लेते हैं शेयर 100 रुपए का था, 100 रुपए वाला शेयर था और कह रहे हैं ₹10 इज फुल्ली पेड अप। इस पर 100 रुपए वाले शेयर पर 10 तो पूरे रुपए मिल गए, बाकी नहीं मिले। मतलब 10 मिल गए तो 90 नहीं मिले। और कह रहे हैं इसमें, तो देखिए इसे ध्यान से देखना है आपको इस क्वेश्चन को। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शन जो है सही नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ मैंने ऑप्शन सही नहीं दिया है, आपको इसका ऑप्शन भी सही देखना है, सही ऑप्शन क्या होगा। अब सही ऑप्शन क्या है ये पता चलेगा इसका सोल्व करने के बाद। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, दोबारा से समझो। मैं आपको देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन को ही समझाता हूँ। देखिए ये कह रहा था 100 शेयर थे, कितने शेयर थे 100। इन 100 शेयर पर केवल 800 रुपए तो आ गए, आने कितने थे, ये भी बात है ना, रुपए तो आए हैं कितने, 800 रुपए आ गए, तो इसमें आने कितने थे। देखिए ये 100 शेयर जो हैं, एक शेयर 10 रुपए का है। कितने का एक शेयर, 10 रुपए का। तो कितने आने थे, अगर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आने थे, 1000 रुपए आने थे। लेकिन इस 1000 में से कितने आए हैं 800, 200 नहीं आए। अब आप खुद ही सोचो भाई, आपने किसी को अपनी 100 चीजें बेच दी, उसको 10 रुपए की एक आइटम बेचा, उसने आपको पैसे नहीं दिए तो आप वापस ले लोगे, तो आपने उससे अपनी चीज वापस छीन ली, आपने शेयर वापस छीन लिए जैसे कंपनी ने छीन लिए। तो कंपनी ने कितने शेयर वापस छीने, कंपनी ने वापस छीन लिए आपसे, आपके 100 शेयर वापस छीन लिए। अब जब शेयर वापस छीने तो उस पर रुपए भी तो आए, रुपए कितने आए, रुपए आ गए 800। अब कंपनी ने ये 800 रुपए रख लिए, ये तो कंपनी के लिए फायदा है। अब कंपनी ने क्या काम किया, ये जो रुपए थे, ये जो शेयर थे, इनको दो जगह रखा। कह दिया कि 50 तो इधर रख दीजिए और 50 शेयर इधर रख दीजिए। देखो एक साइड वाले के बारे में तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन कह रही है कंपनी। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि ये जो 50 शेयर हैं, इनको हम रीइश्यू करते हैं, मतलब दोबारा से बेचते हैं। तो कंपनी ने ये 50 शेयर कितने का दिया, एक शेयर दोबारा से रीइश्यू कर दिया 5 रुपए का। तो कंपनी के पास कितने रुपए आएंगे, 250 रुपए आएंगे। अब आप एक बात बताओ भाई, ये आपने 800 रुपए जो छीने थे, 50 शेयर के 400 रुपए इधर रख दो, 400 रुपए तो 50 पर छीने, 400 रुपए इन 50 पर छीने। तो देखिए ये जो आप शेयर री इशू कर रहे हो 50 शेयर, अगर मैं बात करूं ये शेयर कितने हैं 50, एक शेयर कितने का 10, तो आपको कितने रुपए चाहिए इन पर, आपको चाहिए 500 रुपए चाहिए। अब 500 रुपए देखो, चार तो पहले छीन लिया आपने, 100 रुपए और आने हैं। मतलब एक शेयर 2 रुपए का भी बेच दोगे तो भी चलेगा, कम से कम इसे 2 रुपए का भी आप शेयर को बेच सकते हो। लेकिन आपने उल्टा क्या किया इसको,
और आपने इसको क्या किया कि ये शेयर जो था दोबारा से आपने इसको 5 रुपए में बेच दिया। तो आप तो ऑलरेडी से फालतू में बेच रहे हो। फालतू में कैसे? देखिए जब शुरू में पैसे कितने आए के थे, 400 रुपए तो पहले ही आ गए। 250 में आपने अब बेच दिया तो कितने के हो गए ये शेयर? ये हो गए 650 रुपए के शेयर हो गए ये। ठीक है? तो आप तो 650 में बेच रहे हैं। तो जो फ़ॉरफ़िटेड अकाउंट में पैसा था 400 रुपए, क्या उसकी ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी, क्योंकि आपने तो पहले 5 रुपए में बेच दिया, पर जबकि बेचते आप कम से कम 2 में। तो ये जो 400 रुपए हैं, ये 400 रुपए कहाँ पर चले जाएँगे? ये चले जाएँगे पूँजी संचय में, कैपिटल रिज़र्व में। तो आंसर क्या होगा इसका सही? आंसर होगा इसका सही 400 रुपए। तो आपको इसका आंसर सही कर लेना है। इसका सही आंसर होगा आपका 400 रुपए। तो ये इसका सही आंसर है 400 रुपए। दोबारा समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए शेयर कितने थे? 800 शेयर थे 100, 50 शेयर 100 में से दोबारा से बेचे हैं। कितने का बेचा है? 5 रुपए का। और उस शेयर पर 400 रुपए पहले ही आ गए। तो वो 400 रुपए जो पहले ही आ चुके, उनका क्या करोगे? उन शेयर उन पैसों को आप कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। और कैपिटल रिज़र्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर? तो वो होगा आपका 400 रुपए। ये 400 रुपए कौन से थे? जो आपके छिनकर आए थे। इनका कोई यूज़ ही नहीं हुआ दोबारा इश्यू करने में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आंसर क्या है इसका? सही आंसर कर लेना इसका। यहाँ सी की जगह चेंज कर लेना, इसको कर लेना 400। आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन क्या है? 400 रुपए। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। ये भी क्वेश्चन अगर बात करें कहाँ आया हुआ है, ये यूपी पीजीटी में क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। अब क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट 3,60,000। निम्न समायोजन करने से पहले शुद्ध लाभ 3,60,000 रुपए है। अब देखिए आपका जो था ये एडजस्टमेंट नहीं की है आपने, ये 2 एडजस्टमेंट है, ये आपने नहीं की। अब ये एडजस्टमेंट क्या है सुनिए। आपको देखिए आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो आपको कह रहा है देखो जी प्रॉफिट हुआ है 3,60,000 का प्रॉफिट हो गया। बाद में आपको पता चला अरे अभी तो सैलरी देनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स सैलरी अभी दी नहीं है। कितनी नहीं दी? 20,000। और ये तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। चलो तो कम कर देते हैं, 20,000 प्रॉफिट कम कर देते हैं, क्योंकि सैलरी देनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मीन्स ऐसा खर्चा जो आपने दिया नहीं है और टाइम हो गया उसका। तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 3,40,000। अब आप कहेंगे ओहो सही प्रॉफिट 3,40,000 हुआ है। फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ है आपने आने वाले साल का भी इंश्योरेंस पेड कर दिया। और करना क्या था? इसी साल का तो खर्चा करते। आपने आने वाले साल का भी एडवांस में खर्चा कर दिया। कितना? 26,000। तो इसको इस साल के प्रॉफिट में वापस ऐड करो, क्योंकि ये तो आने वाले साल का खर्चा है, तो इसको वापस ऐड करेंगे हम। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3,66,000, 3,66,000। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? जी हाँ, पहले ही आ रहा ऑप्शन ए। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। भाई सीधी बात है, इस साल आपको जो प्रॉफिट हुआ है, बाद में पता चला अरे किसी का भी खर्चा देना बाकी रह रहा, आपने माइनस कर दिया। और ये भी बात पता चली हमने तो आने वाली साल का भी इसमें कम कर दिया, उसको वापस खर्चे को ऐड कर दो, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है goods worth 500 रुपए have been taken by the proprietor for his personal use, for which no entry has been passed in the book. This is an, तो ये क्या है? ये एरर कौन सी है? देखिए बिजनेस का ओनर था जो बिजनेस का ओनर था मतलब मालिक था, उसने क्या किया, उसको कुछ जरूरत थी और वो बिजनेस से 500 रुपए ले गया अपनी पर्सनल नीड के लिए। 500 रुपए ले गया और उसकी आपने ये रिकॉर्डिंग नहीं की। आप इसको रिकॉर्डिंग तो भूल गए, ये आपने रिकॉर्डिंग नहीं की। और भूलने को क्या बोलते हैं अकाउंट में? भूलने को बोलते हैं ओमिशन। तो ये कौन सी एरर हो जाएगी? ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना है
कि एरर ऑफ ओमिशन के, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है एलटी ग्रेड यूपीपीएससी में 2018 में भी आया है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है और एक्स्ट्रा वर्क आपको याद करना है कंपनसेटिंग एरर कौन सी होती है। एरर ऑफ कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग वो एरर होती हैं जो एक बार गलती हो गई, आगे फिर एक ऐसी गलती होगी जो पीछे वाली गलती को सुधार कर देती है। जैसे मान लेते हैं मोहन का अकाउंट है, किसका अकाउंट है, मोहन का। मोहन के अकाउंट में से आपने 1000 रुपए निकाल लिए गलती से, तो अगली बार आप गलती से आप अगली बार देने तो थे उसको 2000 रुपए, अगली बार सॉरी देने तो थे अगली बार उसको 1000 रुपए, लेकिन अब की बार आपने उसको 2000 रुपए दे दिए, तो पहले जो निकाले थे वो भी पूरे हो गए। तो ये है आपकी एरर ऑफ कंपनसेटिंग, यानी कि ऐसी गलती जो पहली वाली गलती को सुधार दे। एक होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां आप कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर देखते ही नहीं है। आप ये नहीं देखते आयगत या पूंजीगत खर्चा, बस आप एंट्री कर देते हैं। एक होती है एरर ऑफ कमीशन, यानी आपने या तो कम लिख दिया या आपने ज्यादा लिख दिया, इस तरह की एरर होती है। और ओमिशन होती है कि आप भूल गए, आप लिखना ही भूल गए, तो यहाँ पर आप एंट्री करना भूल गए थे किसकी, ड्राइंग की। ड्राइंग क्या था, जो पर्सनल यूज के लिए मालिक अपने घर पैसा ले जाता उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या था हमारा, डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ना, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, किससे लिस्ट मैच करनी है, सेकंड वाले से करनी है। तो कह रहे हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो, ये सोलवेंसी रेशो होता है, लिक्विडिटी रेशो होता है, एक्टिविटी रेशो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है। तो आपको इसके लिए रेशो लर्न करने पड़ेंगे और रेशो की आपको टेबल भी लर्न करनी पड़ेगी। तो देखिए एसिड टेस्ट रेशो का दूसरा नाम क्या होता है, इसका होता है करंट रेशो, और ये जो रेशो होता है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो। तो आप डी को किससे मैच कर देंगे, सेकंड से मैच कर देंगे। और आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो होता है, ये कौन सा रेशो होता है, तो इसमें जो आपको ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये सब कहाँ जाते हैं, आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आ जाते हैं। दूसरा होता है आपका टर्नओवर रेशो, ये टर्नओवर रेशो होते हैं आपके एक्टिविटी रेशो। और आपका प्रोप्राइटरी रेशो कौन सा होता है, सोलवेंसी रेशो। तो अब आप इसके ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। देखिए ए मैच कर रहा है आपका 3 से, तो देखिए ए 3 से कहाँ मैच कर रहा है, देखिए ये रहा। अब ये भी ऑप्शन आ रहा है और ये भी ऑप्शन आ रहा है ए 3 से। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका बी किससे मैच कर रहा है, बी कर रहा है फर्स्ट से। तो अब इसमें देख लेते हैं दोनों में, भाई ये तो ऑप्शन कट ही गए। अब हमें देखना है कि बी फर्स्ट से मैच किस में कर रहा है, इसमें कर रहा है, तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी किससे कर रहा है, फर्स्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आप ले लेंगे। ठीक है, आप इन रेशो को आप जरूर लर्न कर लें कि कौन से रेशो को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। सकल लाभ या हानि की राशि क्या होगी जब विक्रय की लागत 79 रुपये और विक्रय 110 रुपये, क्रय मूल्य 30,000 रुपये है। तो कह रहे हैं वोट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस व्हेन द कॉस्ट ऑफ सेल रुपीज, कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो विक्रय की लागत वो है 79,000। ठीक है, 79,000 दी हुई है। और कह रहे हैं विक्रय 110 है, जो सेल हुआ है, जो माल बिका है वो कितने का बिका है, माल वो बिका है 1,10,000 का, 1,10,000 का माल बिका हुआ है। ठीक है, और कह रहे हैं क्रय जो हुआ था वो 30,000 का क्रय हुआ था। क्रय कितने का हुआ था, 30,000 का, मतलब परचेज जो हुआ था वो परचेज हुआ था आपका 30,000 का, आपका परचेज हुआ था। तो ये जो है आपका, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात क्या है, जहां पर बच्चे सभी कंफ्यूज होते हैं। देखिए कॉस्ट जो होती है, पहले मैं आपको बताऊं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS कैसे निकलती है। देखिए जो गुड्स परचेज किया पहले हम उसको लिखते हैं, प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको लिख लेते हैं इसमें। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं इसमें, ये हमारी आ जाती है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दोनों जुड़ करके आ जाते हैं हमारे, ये आ जाते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब किसी माल को बनाने में कितना खर्चा आया। अब परचेज तो पहले से इंक्लूड हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
तो सब क्या सोचते हैं? सब सोचते हैं कि देखिए सभी नहीं, मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं, कुछ कैंडिडेट समझेंगे कि ये तो है आमदनी और ये दोनों क्या है? खर्चे। तो वो इन दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि देखिए खर्चा कितना आया है? 79, इसमें परचेज़ भी इंक्लूड है। तो आपको सिंपल क्या करना है? आमदनी हुई है 1,10,000 की, इसमें से 79 जो इनकम है इसको माइनस कर देना है और इसको आप माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा? 1, 10 माइनस 7 तो 3, तो ये 31,000 31,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका बी। तो सही ऑप्शन यहाँ पर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाभ 25% है तो बिक्री कितनी होगी? अब आपको कह रहा है कॉस्ट तो है 75%, तो सेल कितना होगा? देखिए कभी भी आपसे कहता है कि यहाँ पर जो लाभ है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट कहा हुआ है, मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कह रहे हैं 25% है, वो किसका है? ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25%। इसको आप फ्रैक्शन में लिख लो। अगर इसको आप इस परसेंट को 25% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? 25 अपॉन 100 ऑन कॉस्ट, मतलब लागत का, कॉस्ट का। तो इसको सोल्व करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये आ रहा है 1/4 ऑन कॉस्ट। अभी मैंने क्या किया है? बस जो परसेंटेज में ये बता रहा था, मैंने उसको फ्रैक्शन में बताया है। ये वही प्रॉफिट ही है, ये ग्रॉस प्रॉफिट ही, अभी मैंने कुछ नहीं किया। अभी तो ये था, ये जो कह रहा था ना 25%, मैंने इसको 1/4 कर दिया। तो ये 1/4 कॉस्ट का है। आप याद रखना सेल का हमेशा नीचे एक ज़्यादा हो जाता है। अगर प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है आपको कॉस्ट का 1/4, तो सेल का होगा 15, ये याद रखना। ऑन सेल, सेल का क्या होगा? 15 होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ नहीं है 15, तो ऐसे ही इसको परसेंटेज में कर लो। 1/5 इंटू 100, तो इसको इससे डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 20, तो 20%। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 20%। ठीक है, दोबारा सुन लो। देखिए अगर कहता है कि जो प्रॉफिट है वो किसका 25% है, या 25% नहीं, 1/5 है, किसका है? 1/5 सेल का। तो कॉस्ट का कितना होगा? 1/4। और अगर कहता है कि सेल का 1/3 है, तो कॉस्ट का क्या होगा? 1/2। कॉस्ट के लिए एक कम करना है, सेल के लिए एक ज्यादा करना है, ये आपको। लेकिन परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है आपको? आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है अपनी फ्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे एक व्यापारी प्रारंभिक स्टॉक को लागत से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। यदि प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य 27,500 रुपये लिखा गया तो उसकी लागत होगी। देखिए पता नहीं लागत कितनी थी, लेकिन उसने क्या किया? इस पर मैं कितने का बना ये नहीं पता, इस पर 10% और एक्स्ट्रा कर दिया पैसा, और 10% एक्स्ट्रा करने के बाद उसे कितने में बेच रहा है? 27,500 में। एक तरह से आपको ये नहीं लग रहा कि ये तो है सीपी, जो हमने बचपन में कॉस्ट प्राइस पढ़ा था। ये क्या है? ये वो प्रॉफिट ले रहा है। और ये क्या है आपका? ये है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। तो उसी से इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए 10% कह रहा है, ठीक है। अब आप समझो, अगर यहाँ गुड्स होता 100 रुपए का, तो आप उसको 10% लेते, उस पर प्रॉफिट तो कितने में बेचते? आप उसको 110% में बेचते, ठीक है। अगर आपका गुड्स 100 रुपए का होता और उस पर आप प्रॉफिट लेते 10%, तो कितने में बेचते? 110 में। इसका मतलब आप तो कह रहे हो 110 में बिका, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन वाला कह रहा है कि बिका है 200 कितने में? 27,500 में। तो सिंपल आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 110 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 की कि कॉस्ट कितनी थी। तो डिवाइड करके देखिए, 0 से 0 कट हो गई और 11 से काटते हैं। 11 2 जा बचा 5, 11 5 जा, और 1 0 ये और 3 0 ये रही। इट मीन्स जो गुड्स था वो था 25,000 का गुड्स था। दोबारा सुन लो, आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लॉन्ग करोगे तो बहुत लंबा होगा। दोबारा समझ लीजिए इस शॉर्ट ट्रिक को। देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है, आपसे वो कह रहा है कि कोई भी गुड्स था, मान लेते हैं 100 रुपए का था, उस पर प्रॉफिट ले रहा है। दूसरा पेन ले लेता हूं मैं जरा, ग्रीन ही ले लेता हूं यहाँ। 100 रुपए का गुड्स था और इस 100 रुपए के गुड्स पर वो 10 रुपए ले रहा है प्रॉफिट, तो कितने में बेच रहा है? वो बेच रहा है 110 रुपए में, ठीक है। ये तो हमने माना,
लेकिन क्वेश्चन में कह रहा नहीं जी, उसने तो 27,500 में बेचा। तो आप क्या करोगे, 27,500 को 110 से डिवाइड करो, क्योंकि सेलिंग प्राइस की जगह दिया हुआ उसने 27,500 और आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस 100, तो जो चाहिए उसकी मल्टीप्लाई कर दो 100 की। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 25,000 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया 25,000। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपकी आज की क्लास पूरी होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो यार लाइक तो बनता है और एक बार आप हमें बस उस टारगेट पे पहुंचा दीजिए, बाकी हम आपसे लाइव क्लास भी लें। मिलते हैं नए वीडियो में। एग्जाम के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। टेक केयर, बाय बाय।